हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत विकास एवं पर्यावरण अर्थशास्त्र पर हमारा सेशन चल रहा था। दोस्तों, हालांकि सेशन थोड़ा लेट आ रहा है, रुक रुक कर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ में है। बीए फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर में दोस्तों कुछ एग्जाम आने के कारण काफी नजदीक आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको उन पे ज्यादा स्पीड देनी पड़ रही है। इस कारण से थोड़ा लेट हो रहा है सेशन ये। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों में, मुश्किल से एक आध हफ्ते के अंदर इन लोक प्रशासन और इस अर्थशास्त्र के सेशन को हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। और साथ ही साथ में आधुनिक भारत के इतिहास पर भी सेशन स्टार्ट होने की संभावना है इस बीए थर्ड ईयर के वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। और आज का हमारा ये पर्यावरण और अर्थशास्त्र, पर्यावरण और ये विकास पर्यावरण जो अर्थशास्त्र है हमारा दोस्तों, इसमें हमारा ये 10वां लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे एडम एडम स्मिथ के विकासवादी सिद्धांत पर। तो एडम स्मिथ का विकास का जो सिद्धांत है, उस पर हम जो है दोस्तों चर्चा करेंगे। और इस सीरीज के अंतर्गत, इस सीरीज अर्थात ये कि लेक्चर नंबर 10, 11 और 12 तीनों लेक्चर में दोस्तों हम एक जिस प्रकार से हम लेक्चर नंबर 10 में एडम स्मिथ पर बात कर रहे हैं, 11 पर मार्क्स के विकास के सिद्धांत पर बात करेंगे, उसी प्रकार से शुम्पीटर के आर्थिक विकास के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार से दोनों तीनों जो लेक्चर हमारे 10, 11 और 12 नंबर के आ रहे हैं, आने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, क्योंकि ये शुरुआती अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांत है। इनको समझने के बाद में हम आगे जो जितना भी हमारा अध्ययन होगा उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने सेशन को आज के। उस सेशन को शुरू करें उससे पहले दोस्तों, हमारे द्वारा कवर किए जा रहे सभी बीए के सब्जेक्ट या सभी बीए के जो कोर्सेस है दोस्तों, उनके बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। हमारे द्वारा अभी इसी ओपन प्लेटफॉर्म पर, अर्थात कि यूट्यूब पर ही दोस्तों, बिल्कुल निशुल्क, बिल्कुल फ्री में आपको बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। इसमें आपको देखिए, जैसा देखवा रहे हैं आप, ये बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान के अंदर, राजनीति विज्ञान की दोनों सीरीज में, अर्थात कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीति विज्ञान में ही राजनीति के मूल सिद्धांत, ये जो दोनों सीरीज है दोस्तों, ये दोनों सीरीज लगभग अब कंप्लीट हो चुकी है। बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ध्यान से सुने। इसके अलावा प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो चुका है। याद रहे, प्राचीन भारत का इतिहास किसी के यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में हो सकता है या थर्ड ईयर में भी हो सकता है, तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर में प्राचीन इतिहास पढ़ाया गया है, ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आपके सिलेबस में है तो। उसी प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये कंटिन्यूसली चल रही है दोस्तों अभी। इसके अलावा भौतिक भूगोल और समाजशास्त्र, इस पर बहुत जल्दी सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। चलिए सेकेंड ईयर में देख लेते हैं दोस्तों, सेकेंड ईयर में क्या क्या हमारे द्वारा कवर किया जा रहा है। तो राजनीति विज्ञान में प्रमुख देशों का संविधान वाला जो सीरीज है, ये लगभग कंप्लीट होने जा रही है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान में ही प्रमुख राजनीतिक विचारक, अर्थात पॉलिटिकल थिंकर्स पर हमारा सेशन कंटिन्यू अभी हो रहा है, चल रहा है। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास वाली सीरीज भी दोस्तों कंटिन्यू हो रही है। इसके अलावा भौतिक भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पर सेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों, सभी अपने अपने सिलेबस के अनुसार सब्जेक्ट को यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल भी देखिए, बीए में एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है ना आप लोगों के दिमाग में ये रहती है कि जैसे मान लीजिए मैंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास या सेकेंड ईयर में पढ़ाया है, और अगर किसी की यूनिवर्सिटी में उसे थर्ड ईयर में दिया गया है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो सेकंड ईयर का बोला, तो थर्ड ईयर में क्यों है ना, तो थर्ड ईयर में कैसे पढ़े। तो दोस्तों, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं। सेकंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, जो मध्यकालीन इतिहास है वो सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। उसी प्रकार से बीए थर्ड ईयर में राजनीति विज्ञान में लोक प्रशासन की सीरीज चल रही है। अर्थशास्त्र में विकास पर्यावरण अर्थशास्त्र, जिस पर आज हम लेक्चर ले रहे हैं, ये कंटिन्यू चल रही है। इसके अलावा आधुनिक भारत का इतिहास बहुत जल्दी स्टार्ट होने की इसकी संभावना है। पीपीटी पर काम चल रहा है, जैसे ही पीपीटी बनकर रेडी होगी वैसे ही इसका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ में दोस्तों, भारत की विदेश नीति, राजनीति विज्ञान के अंदर भारत की विदेश नीति पर भी सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे अपना आज का सेशन, शुरू करेंगे। और जिनको भी हमारे साथ अपने डाउट शेयर करना है, अपने सिलेबस, अपनी स्टडी से संबंधित, वो हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा टेलीग्राम पर लोधा जी क्लासेस नाम से लिंक दी गई है दोस्तों, लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप है, उसको ज्वाइन करेंगे तो सभी आपको सभी क्लास
क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल में अंदर जाकर के प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो जल्दी से पहले प्लेलिस्ट को विजिट कर ले, जिससे कि आपको अपने सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट क्रम अनुसार सभी लेक्चर पढ़ने को मिल सके। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे दोस्तों, शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। जैसा कि आप सभी को पता है हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है इस अर्थशास्त्र वाले चैप्टर के अंतर्गत। तो सेकेंड यूनिट में दोस्तों हमें 4 टॉपिक पढ़ना है। 4 टॉपिक में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें आर्थिक विकास के सिद्धांत। तो आर्थिक विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत जैसा मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया है ना, मार्क्स पर अभी हमें चर्चा करनी है, उसके बाद में सुपीटर पर चर्चा करनी है, एडम स्मिथ पर आज हमारी चर्चा हो जाएगी। तो इस प्रकार से 3 अर्थशास्त्रियों के आर्थिक सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आर्थिक विकास की अवस्थाएं, आर्थिक विकास की अवस्थाओं पर होगा। इसके बाद में आर्थिक विकास के निवेश मापदंड, पूंजी उत्पाद अनुपात और श्रम पूंजी श्रम अनुपात, ये सब क्या होते हैं, सारी टर्मिनोलॉजियां हैं, इनके बारे में जानेंगे और मानव संसाधन के बारे में विस्तार से समझेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा सारांश क्या है, आज के टॉपिक का सारांश क्या है। तो आज के टॉपिक का जो हमारा सारांश है, आज के टॉपिक का सारांश है, 1 मिनट, आज का दोस्तों जो टॉपिक का सारांश है वो 1 मिनट आगे बढ़ गए यार। इसमें हम देखेंगे एडम स्मिथ के विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हम इसको 3 पॉइंटों के माध्यम से कवर करेंगे। वो 3 पॉइंट होंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इनकी विशेषताएं। देखिए विकास का सिद्धांत क्या होता है, इस पर हमारी ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी है। अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं दोस्तों तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि पहले जो हमारा आर्थिक विकास के सिद्धांत इससे पहले जो लेक्चर हुआ है उसको जरूर देख ले, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये विकास का सिद्धांत होता क्या है। ठीक है ना, तो वो विकास का सिद्धांत जो एडम स्मिथ ने दिया है, तो उन एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए आर्थिक विकास के सिद्धांत की विशेषताएं क्या है या उसके तत्व क्या है और उसके गुण क्या है और उसके दोष क्या है। तो गुण दोष अर्थात पक्ष विपक्ष, अर्थात कि पक्ष में तर्क और आलोचना है ना, दोष का अर्थ आलोचना है। तो इन सब पर हमारा 1 बाय 1 करके डिस्कशन होगा दोस्तों। लेक्चर लंबा जाने वाला है, टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए शांति से बैठे, धैर्य बनाकर बैठे रहें। क्लासेस बहुत शानदार होने वाली है, पूरा समझ आएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको पूरा समझ आएगा। बस आपका कार्य है कि आप बस शांति से वीडियो को, लेक्चर को सामने रख ले लगा करके, उसको देखते रहे। आपको आकर्षित करना, आपका ध्यान इस पर लगा के रखना, ये भी मेरा कार्य है, चिंता ना करें। ऐसे कोई भी इसे शब्दावली का मैं प्रयोग नहीं करूंगा जो आपके सर के ऊपर से जाए या आसानी से समझ ना आए। बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे, जितनी भी अधिक से अधिक आसान भाषा हो सकती होगी ना, उस आसान भाषा में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, आप बस ध्यान से सुनते रहे, मैं प्रॉमिस करता हूँ पूरा समझ आएगा आपको। ठीक है, और वीडियो के एंड होने के बाद में फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताना समझ आया या नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं। तो एडम स्मिथ का विकास का सिद्धांत, दोस्तों आप सभी को पता है कि इससे पहले जो हमारा लेक्चर, देखिए जो हमको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनको भली भांति रूप से पता है कि जो आर्थिक विकास के सिद्धांतों पर हमारे एक लेक्चर हुआ था पूरा, जिसके हमने 2 भाग में उसको कंप्लीट किया था। तो आर्थिक विकास का सिद्धांत तो होता क्या है ये हम तो पहले ही समझ चुके हैं। अब ये आर्थिक विकास के सिद्धांत किस किस ने दिए हैं, तो कई प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने हालांकि दिए थे, लेकिन इसमें 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स और शुम्पीटर। ठीक है ना, तो इन तीनों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने सबसे पहले एडम स्मिथ के विकास के सिद्धांत को उठाया है। अब एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास, किसी देश का आर्थिक विकास कैसे हो, इस पर एडम स्मिथ ने अपने कौन से विचार रखे हैं, तो उन्हीं विचारों को हम इन विशेषताओं के अंदर देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर हुआ है? चलिए तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे। तो विशेषताएं क्या है दोस्तों, इन विशेषताओं को हम इन 5 पॉइंटों के माध्यम से कवर करेंगे, इन 5 पॉइंटों के माध्यम से पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्राकृतिक नियम के बारे में, फिर श्रम विभाजन, संतुलित विकास, आर्थिक विकास के लिए पूंजी संचय या मानव संसाधन या आर्थिक विकास। तो इस प्रकार से कुछ 5 पॉइंट हमारे सामने हैं, इन पर एक एक करके हमें चर्चा करनी पड़ेगी, जिससे कि हमें पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे माफ करना प्राकृतिक नियम के बारे में। तो एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास के सिद्धांत के तहत कहा है उन्होंने कि
प्राकृतिक नियम को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस स्लाइड को एक बार पढ़ेंगे, फिर इसका व्यवहारिक पक्ष में आपको साथ साथ समझाते हुए चलूंगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आइए, आर्थिक मामलों में एडम स्मिथ प्राकृतिक नियम में विश्वास करता था। देखिए दोस्तों, क्या कहा एडम स्मिथ ने? एडम स्मिथ का कहना है कि अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हो तो प्राकृतिक नियम को वहां पर लागू करना होगा। उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक नियम को लागू करना होगा। उनके अनुसार, अर्थात एडम स्मिथ के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होता है और उसे अपने हित का पालन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इसका कहने का अर्थ यह है दोस्तों इस लाइन का, कि एडम स्मिथ इस विचार पर विश्वास करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक स्वार्थी टाइप का होता है, या फिर ऐसा कहें कि वो अपने हित में ही कार्य करता रहता है और अपने हितों की पूर्ति करने के लिए वो जितना भी हो सकता है उतनी अधिकतम सीमा में वो प्रयास करता है। तो इसलिए अगर व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अधिकतम प्रयास करता रहेगा, तो उन प्रयासों के द्वारा उस व्यक्ति की जब उन्नति होगी, प्रगति होगी, तो उसके साथ साथ उस देश की अर्थव्यवस्था की भी प्रगति संभव है होना, है ना। तो इसके लिए उस व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, वो अपने अनुसार कार्य कर सके, ऐसा कर दिया जाना चाहिए। मतलब उस पर कम से कम नियंत्रण हो, या फिर नियंत्रण राज्य सरकार का होना ही नहीं चाहिए। इनका कहने का अर्थ ये है, और यही है इनका प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम अर्थात ये कि सरकार का, राज्य का कोई नियंत्रण व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए अर्थ के मामले में। ठीक है। तो अतः यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया तो वे अपने धन को अधिकतम बनाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ में कुल धन को भी अधिकतम बनाएंगे। भाई अगर प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से, औद्योगिक रूप से, या कहे कि व्यापारिक रूप से अगर स्वतंत्र होगा तो वो अपने अनुसार कार्य कर पाएगा, स्वतंत्र प्रवृत्ति के साथ कार्य कर पाएगा, जिससे वो अपनी संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास करेगा। और जब उसकी संपत्ति बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, और जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो पूरे राष्ट्र का विकास संभव है, जीडीपी बढ़ेगी उस राष्ट्र की, है ना। तो इन विचारों में वो विश्वास करते थे। स्मिथ उद्योग और वाणिज्य में, किसमें, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, उद्योग और वाणिज्य में सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाहता। ठीक है। तो अब इसको ऐसे समझिए एक लाइन में कि एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक नियम को अपनाते हुए अपना ये मत प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार में औद्योगिक रूप से स्वतंत्र हो, अर्थात आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र हो, वो अपने अनुसार बिना किसी के नियंत्रण के कार्य कर सके, जिससे वो अपनी संपत्ति में अधिक से अधिक वृद्धि कर सके। और जब प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति में वृद्धि होगी तो राष्ट्र की जीडीपी जो होती है, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, उसमें भी वृद्धि होगी, और जब देश की जीडीपी में वृद्धि होगी तो उस देश में आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि आएगी। ठीक है ना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में उनका कहना है कि व्यक्ति पर, या कहें कि उद्योग या व्यापार पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सरकार पूर्ण रूप से इनको स्वतंत्र कर दे अपने कार्यकाज के लिए। क्लियर हुआ दोस्तों प्राकृतिक नियम? तो प्राकृतिक नियम, जैसा कि प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है और अपने अनुसार कार्य करता रहे, किसी का किसी पर कोई नियंत्रण ना हो, इस मत को एडम स्मिथ ने स्वीकार किया है। ठीक है। अब इस पॉइंट को याद रखना, यही पॉइंट आपको आलोचनाओं में काम आएगा। इन्होंने प्राकृतिक नियम बताया ना, इस प्राकृतिक नियम की आलोचना भी करेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे श्रम विभाजन। अब ये श्रम विभाजन क्या होता है? कई दोस्तों को एक दिमाग में कंफ्यूजन रहेगी कि श्रम विभाजन क्या होता है। दोस्तों श्रम विभाजन का अर्थ एकदम सिंपल सा है, जो व्यक्ति कार्य करने वाले जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन, भाई मानव संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखिए कई प्रकार की, अगर हम अपने भारत की ही बात करें, भारत में बात करें, तो दोस्तों श्रम विभाजन के अंदर, या कहें कि मानव संसाधन के अंदर अगर हम बात करें, तो मानव संसाधन में देखिए एक मजदूर कैटेगरी का व्यक्ति भी हो सकता है ना। एक कोई अच्छा सा हुनर, या कहें कि प्रोफेशनल व्यक्ति भी हो सकता है जो अपने प्रोफेशन के अनुसार कार्य करता हो। एक व्यक्ति नौकरी पेशे वाला हो सकता है, ठीक है ना। और एक जो है उच्च गुणवत्ता वाला व्यक्ति हो सकता है, जिसको सिर्फ अधिकार देना
अधिकार देना ही पसंद हो। तो इस प्रकार से मानव संसाधन अलग अलग टाइप के होते हैं और वो अपने अपने अनुसार अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं और उसी के अनुसार वो अपनी आय अर्जित करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। तो इन क्षमताओं के आधार पर ही श्रम का विभाजन किया गया है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई मजदूरी वाला कार्य है, अगर हम किसी संस्थान के अंदर किसी मैनेजर को मजदूरी वाला काम करवाएंगे तो क्या वो मैनेजर कर पाएगा? या फिर किसी मजदूर से जो क्वालिफाइड नहीं है उससे अगर हम मैनेजमेंट का कार्य करवाएंगे तो क्या वो कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा ना। तो इसी के लिए श्रम का विभाजन अर्थात उस कार्य का विभाजन कर देना अलग अलग भागों में, कि भाई जो उसकी जो मानसिक गुणवत्ता है, मानसिक क्षमता है, योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार उस व्यक्ति को उस प्रकार का कार्य दिया जाए, उस प्रकार कार्य सौंपा जाए, जिससे कि वो अपनी योग्यता का दक्षता के साथ प्रयोग कर सके और उचित परिणाम दे सके। या इसी को बोलते हैं श्रम विभाजन। तो चलिए आइए इसके अनुसार स्मिथ के भी हम विचार इसमें पढ़ लेते हैं। किसी देश का विकास उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। क्या कहा इन्होंने कि कोई भी, चाहे कोई सा भी देश हो, और ये बात सत्य भी है कि कोई सा भी देश होगा तो उसका विकास किस पर डिपेंड करता है? उसके उत्पादन पर। भाई देश में जितना उत्पादन होगा उसका उतना विकास होगा। और लेकिन अब ये उत्पादन किस पर निर्भर करता है? तो उत्पादन की जो मात्रा है ना, ये श्रम के विभाजन पर निर्भर करती है। किस पर? श्रम के विभाजन पर निर्भर करती है। श्रम के विभाजन पर, कि किस प्रकार से किसी देश में श्रम का विभाजन किया गया है। अगर श्रम के विभाजन करने का तरीका जितना बेहतर होगा ना, जितना बेहतर होगा श्रम विभाजन करने का तरीका, उतनी ही ज्यादा तीव्र गति से उस देश की अर्थव्यवस्था विकास करेगी। तो श्रम विभाजन से श्रम की उत्पादन शक्तियों में अधिकतम सुधार होता है। याद रखिएगा, उत्पादकता में निरंतर वृद्धि के लिए वे तीन बातों को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। तो एडम स्मिथ ने उत्पादन के लिए तीन बातों को सबसे अधिक महत्व दिया है, और वो तीन बातें कौन कौन सी है याद रखने, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक, श्रम की कार्य कुशलता में वृद्धि। श्रम की कार्य कुशलता में वृद्धि। अगर किसी देश में उत्पादन को तीव्र गति से बढ़ाना है, तीव्र गति से बढ़ाना चाहते हो ना, तो वहां पर श्रम की जो कार्य कुशलता है, अब श्रम की कार्य कुशलता में सब कुछ आ जाएगा कि श्रम को जो विभाजन किया वो उसकी क्या कैटेगरी थी, क्या स्वरूप था उसका, है ना। उच्च गुणवत्ता के साथ में, उच्च गुणवत्ता के साथ में योग्यता को आधार मान करके अगर श्रम का विभाजन किया जा रहा हो, तभी तो कार्य कुशलता में वृद्धि होगी ना, है ना। तो श्रम की कार्य कुशलता में वृद्धि होना चाहिए। अब श्रम की कार्य कुशलता में वृद्धि करने के और भी कई सारे तरीके, जैसे उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए, कई प्रकार के। इसके अलावा सेकंड था उत्पादन कार्य में समय की कमी। उत्पादन कार्य में समय की कमी, ये जो उत्पादन कार्य में समय की कमी दोस्तों, उत्पादन कार्य में समय कम लगना चाहिए, अधिक समय नहीं लगना चाहिए। इससे अधिक उत्पादन कार्य में अधिक समय लगने से अन्य जो खर्चे होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था पे एक अलग से भार पड़ने लगता है ना। और श्रम बचतकारी यंत्रों का आविष्कार। और भाई श्रम को जितना अधिक से अधिक हो सके बचा लिया जाए, जितना भी श्रम हो सके बचा लिया जाए। जैसे अभी ये श्रम की हम बात करते हैं तो सिर्फ मानव संसाधन के द्वारा, मानवों के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा किए गए श्रम की बात करते हैं हम लोग। तो मानव के द्वारा जो श्रम किया जा रहा है उसको बचाने का प्रयास किया जाए, ना कि उसको कम करने का, बचाने का। अब बचेगा कैसे? जैसे मान लेते हैं कि किसी एक डिपार्टमेंट में कोई जो एक यूनिट बनाने का कार्य किया जा रहा है, उस एक यूनिट को बनाने का कार्य करने के लिए अब क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे हम मान लेते हैं कि हम सेल फोन को ले लेते हैं कि ये सेल फोन है। अब एक डिपार्टमेंट है जहां पर ये सेल फोन असेंबल किया जाता है, ठीक है। तो असेंबल करने के लिए यहाँ पर एक ही उसी डिपार्टमेंट में सिर्फ असेंबल करना, उसके पार्ट को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। कोई ओएस यहाँ पर नहीं डालना है, इसमें सिर्फ डाल कर ऐसा एक जो है सेल फोन बना के देना खाली, बस इनको, है ना। एक डिपार्टमेंट का कार्य इतना असेंबल करने का। तो असेंबल करने में हो सकता है कि उस डिपार्टमेंट में 50 लोग लगे हुए, ठीक है। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि कुछ अलग से कुछ मशीनें वहां पर लगा दी गई है। उन मशीनों ने क्या किया कि जहां पहले 50 लोग कार्य कर रहे थे, अब मात्र वहां पर 10 लोगों की आवश्यकता है उन मशीनों के आ जाने से, ठीक है ना। तो मशीनों के आने से कितने लोग फ्री हो गए दोस्तों? वहां 40 लोगों का श्रम बचा लिया गया है। तो इस प्रकार से श्रम की बचत करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो श्रम की जो बचत कर सके ऐसे यंत्रों को लगा दिया जाना चाहिए, उनका आविष्कार करके उनको लगा दिया जाना चाहिए।
क्लियर हुआ ना श्रम विभाजन वाला कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के लिए पूंजी संचय। आर्थिक विकास के लिए पूंजी संचय ये एक सामान्य धारणा है। एक आम व्यक्ति भी अपने एक निजी परिवार के अंदर भी ये धारणा को लेकर चलता है। एक आम से आम व्यक्ति, एक साधारण प्रवृत्ति या साधारण मानसिकता वाला व्यक्ति भी ये सोचकर चलता ही है कि भाई अगर आर्थिक विकास करना है, चाहे वो स्वयं का हो, परिवार का हो, समाज का हो, सोसाइटी का हो, राज्य का हो या राष्ट्र का हो या विश्व का हो, किसी भी प्रकार का या किसी का भी अगर आर्थिक विकास करना चाहते हो तो पूंजी का संचय आवश्यक है ना। जब पूंजी का संचय होता तभी कहीं ना कहीं विकास कार्यों को प्रबलता मिलती है, विकास कार्य आगे बढ़ते हैं। तो एडम स्मिथ ने भी इसी बात का समर्थन करते हुए कहा है कि देश में पूंजी की वृद्धि या कमी के अनुपात में देशवासियों की आय बढ़ती या घटती है। भाई देश में कितनी पूंजी का संचय किया, अरे यार देखो सिंपल भाषा में इसको समझो तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई अगर व्यक्ति की बचत, यहाँ सीधे सीधे पूंजी संचय मतलब क्या हुआ कि पैसों की बचत करना। व्यक्ति पैसे कब बचाएगा, जब उसकी आय अधिक होगी और खर्चा कम होगा। आय अधिक होगी, जैसे अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये कमा रहा है, उसका खर्चा मात्र 10,000 रुपये ही है। मासिक बात कर रहा हूं मैं, महीने के अगर 20,000 रुपये उसकी सैलरी है और 10,000 रुपये ही उसके टोटल एक्सपेंसेस हो पाता है या 15,000 एक्सपेंसेस हो पाता है, तो फिर भी वो 10 या 5,000 रुपये बचा सकता है। तो वही तो हुआ पूंजी संचय। अब वो बचत कहाँ जाएगी दोस्तों, वो बचत बैंक में जमा होगी और बैंक उन छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके किसी को बड़ा लोन देंगे। तो बड़ा लोन जो है, बड़ा लोन जो छोटी छोटी बचतें व्यक्ति ने की थी, वो एक उद्योग के पास में बड़े अमाउंट के रूप में जाएगी। अब वो और अपने उत्पादन को और तीव्र गति दे पाएंगे, अधिक उत्पादन करेंगे, जिससे समाज में और ज्यादा सर्कुलेशन, इस पूरे मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा उसका, है ना। तो इस प्रकार से पूंजी के संचय से आर्थिक विकास की प्रक्रियाएं और तीव्र हो जाती है ना। और इसी बात को एडम स्मिथ ने अपने शब्दों में कहा है, और उन्होंने अपने शब्दों में ऐसा कहा है कि पूंजी को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण कारक माना। इन्होंने पूंजी को आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। और उनकी धारणा थी कि देश में पूंजी की वृद्धि या कमी के अनुपात में ही पूंजी, देश में अगर पूंजी में वृद्धि होती है तो देशवासियों की आय बढ़ेगी, और पूंजी के संचय में अगर कमी होती है तो उनकी आय घटने लग जाएगी। तो एडम स्मिथ का स्पष्ट कथन था कि आर्थिक विकास की समस्या लोगों की अधिक बचत करने तथा देश में अधिक निवेश करने की योग्यता पर निर्भर करती है, तथा पूंजी का संचय समाज की वास्तविक बचतों पर निर्भर करता है। क्लियर हुआ दोस्तों, पूंजी का संचय किस पर निर्भर करता है, तो समाज की बचतों पर निर्भर करता है। या सिंपल भाषा में अब देखिए, पूंजी संचय मतलब सिर्फ पैसा बचाना, सिंपल सी बात है, पैसों को जमा बचत में लाना। इसको एक थोड़े बड़े दृष्टिकोण से सोचने का प्रयास करें तो ऐसे में क्या देखेंगे आप, जब पूंजी संचय की बात आती है तो कोई पूंजी संचय में कोई व्यक्ति जो पैसे बचाता है हमेशा घर पे नहीं रखेगा, वो बैंक में जमा करेगा। भाई बैंक इन छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके एक बड़े अमाउंट के रूप में देने के लिए तो लगी हुई है, वो इसका इन्वेस्टमेंट करेगी तभी तो आपको ब्याज मिलेगा उस पर, है ना। तो ये एक पूरे एक सर्कल होता है, एक सर्कुलेशन होता है, और जब ये सर्कल दोस्तों कहीं बीच में से ब्रेक होता है ना, तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती, टूट जाती है। ठीक है, जैसा भी कोरोना काल में हुआ था, है ना। कोरोना काल में क्या हुआ दोस्तों, ये पूरे सर्कल चल रहा था हमारे, टूट टूट गया। मांग बढ़ने लगी, पूर्ति घट गई थी। जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में क्या हुआ था, मांग अचानक से एकदम बड़ी तीव्र हुई, प्रत्येक वस्तु की और खासकर खाद्यान्न वस्तुओं की मांग तीव्र गति से बढ़ने लगी, और पूर्ति बाधित हो गई, पूर्ति नहीं हो पाई। और इसी के साथ में जो अन्य वस्तुएं थी उनकी मांग में कमी हो गई, मांग में कमी हो गई। तो इस प्रकार से पूरा साइकिल उलझ गया। तो उससे क्या हुआ, डायरेक्टली हमारे जीडीपी पर असर हुआ और हमारी अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक दूसरे पर प्रभाव इनका पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे मानव संसाधन और आर्थिक विकास। तो मानव संसाधन क्या होते हैं ये तो आप समझ ही चुके हैं, अभी तक इस प्रारंभ में ही मैंने आपको बता दिया मानव संसाधन, है ना। भाई मानव संसाधन देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर स्ट्रॉन्ग करना है या स्ट्रॉन्ग नहीं भी करना है ना, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को सिर्फ चलाना भी है ना, तो भी मानव संसाधन आवश्यक है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें अपने परिवार के अंदर ही, हम मान लेते हैं कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, दो परिवारों का एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक परिवार है दोस्तों, एक परिवार है, मैं पेन ले लेता हूं यहाँ से। दो परिवार की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये दो परिवार है, दो परिवार, एक परिवार में 6 सदस्य है और एक परिवार में यहाँ पर दोस्तों 8 सदस्य है। कितने सदस्य, 8 सदस्य है। ठीक है, अब जिस 6 सदस्य वाले परिवार में
कुल कुल कार्य करने वाले लोग हैं 4। 4 व्यक्ति कार्य करते हैं, अर्थात कि कार्यशील है, ये पैसा कमाते हैं, ठीक है। और 8 सदस्य वाले परिवार में कार्य करने वाले मात्र 3 है, मात्र 3 है। अब इसमें देखिए जरा, अब वापस से पहले वाले परिवार में आते हैं हम, 6 सदस्य वाले परिवार में। तो 4 लोग यहाँ पर कार्यशील है, कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है इसमें एक महिला हो सकती है या दोनों महिलाएं हो सकती, जो बचे हुए वो, या हो सकता है एक महिला हो एक बच्चा हो, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्यशील नहीं है, ये कार्यशील नहीं, ये कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये चारों जो हैं ये महिला पुरुष हो सकते हैं, और जो 2 है ये बुजुर्ग हो दोनों, तो ये भी कार्यशील नहीं हो रहे हैं, कार्यशील नहीं है, ठीक है ना। तो अब इस स्थिति में दोस्तों यहाँ पर 4 लोग कमाने वाले हैं और खाने वाले कितने लोग हैं, कुल मिलाकर 6 लोग हैं, 6 लोग हैं उपभोग करने वाले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ और है, यहाँ पर कार्यशील अर्थात कार्य करने वाले 3 हैं और उपभोग करने वाले कुल मिलाकर 8 है। इसका मतलब 5 यहाँ पर जो है निष्क्रिय है, 5 निष्क्रिय मतलब 5 लोग कार्य नहीं करते हैं, 5 लोग कार्य नहीं करते हैं। तो अब जरा समझिए बात को, यहाँ पर ये 4 लोगों के ऊपर इन 2 लोगों का बोझ है, और लेकिन यहाँ 3 लोगों पर, ये 3 लोगों पर यहाँ 5 लोगों का बोझ है। तो अब मुझे जरा सोच के बताइए कि किसकी आर्थिक व्यवस्था ज्यादा स्ट्रोंग रहेगी। तो दोस्तों इस परिवार की ज्यादा आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था स्ट्रोंग रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कार्यशील अधिक है और निष्क्रिय कम है, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर कार्यशील कम है और निष्क्रिय ज्यादा है, तो यहाँ पर बर्डन ज्यादा रहेगा। तो मानव संसाधन कहाँ पर ज्यादा उचित है, मानव संसाधन यहाँ पर ज्यादा अच्छे हैं। तो हर एक देश चाहता है कि उसकी जो युवा आबादी हो, युवा आबादी हो, वो अधिक से अधिक सक्षम हो। कहाँ से, मतलब कि मानसिक रूप से एक योग्यतापूर्ण हो, एक योग्य हो उसकी युवा श्रेणी होती है, युवा वर्ग जो होता है वो योग्य हो, जो है मानव संसाधन के रूप में, मानव संसाधन के रूप में वो अपने आप को योग्यता महसूस करे, अर्थात कि वो एक योग्यता का प्रदर्शन करे। कि इसी कारण से प्रत्येक सरकार चाहती है कि पूरी जनता शिक्षित हो। भाई जब शिक्षित होगी जनता तभी तो वो अपने मानव संसाधनों में कन्वर्ट हो पाएगी, अन्यथा वो किसी न किसी पर बोझ बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये 5 लोग बोझ बने हुए सेकंड परिवार में, क्लियर हुआ ना। तो इसी प्रकार दोस्तों इसी को मानव संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए इसको रफ करके और जरा अपने स्लाइड को ओपन कर लेते हैं, जिससे कि हम अब एडम स्मिथ के विचारों को भी इस परिप्रेक्ष्य में समझ सके। चलिए, तो मानव संसाधन और आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में एडम स्मिथ के अनुसार श्रम ही उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उनके अनुसार श्रम ही वह कोष है जो किसी राष्ट्र को वार्षिक उपभोग के लिए समस्त सुविधाएं और आवश्यकताएं उपलब्ध करा सकता है, याद रखिएगा, है ना। एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास में मानव संसाधनों को उपयोग को महत्व दिया है। फिर भी उनका विचार था कि पूंजी की कमी को देखते हुए निम्न कोटि के व्यक्तियों की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण अवश्य लगना चाहिए, ताकि आर्थिक विकास की गति धीमी नहीं हो जाए। क्या कहा उन्होंने, देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने एक शब्द को घुमा दिया है, इसको आपको लेकर चलना है, और ये आलोचनाओं में भी ये पॉइंट उठेगा इनका। कैसे, एडम स्मिथ ने उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन किसको माना है, तो उन्होंने माना है किसको, तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने माना है मानव संसाधन को, मानव संसाधन को, या कहें कि श्रम विभाजन को। भाई जब श्रम को माना है इन्होंने, किसका, आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन किसको माना, श्रम को माना है। श्रम होगा तभी आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। अब श्रम कहाँ से आएगा, भाई श्रम कहाँ से आएगा, तो मानव संसाधन से आएगा ना, श्रम मानव संसाधन से श्रम आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया है कि आर्थिक विकास में मानव संसाधन को सबसे ज्यादा योगदान प्रदान किया है, मानव संसाधन को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि भाई मानव संसाधन होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ये भी कहा है कि पूंजी की कमी को देखते हुए कि भाई पूंजी स्टार्टिंग में किसी भी देश जब अर्थव्यवस्था के शुरुआती दौर से गुजरता है तो उस देश में अर्थ कम होता है, पैसा कम होता है। पूंजी की कमी को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो निम्न कोटि के व्यक्ति है, निम्न कोटि के व्यक्ति है मतलब ये कि जो कम मानव संसाधन है ना, जो योग्य नहीं है, उनकी जनसंख्या वृद्धि कम से कम हो, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। अब जनसंख्या वृद्धि, अयोग्य लोगों की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, परिवार नियोजन का कार्य चालू कर दिया जाए सरकार के द्वारा, और एक, उनको अधिक से अधिक शिक्षित कर दिया जाए, या उनको अधिक से अधिक ऐसी औद्योगिक शिक्षा दी जाए, व्यापारिक शिक्षा दी जाए।
तो शिक्षा और परिवार नियोजन, ये दो ही सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकते मतलब साधन हो सकते हैं किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मानव संसाधनों को इन्होंने महत्व भी दिया है, लेकिन एक ऐसे मानव संसाधनों को जो निम्न कोटि के हैं उन पर नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता को इन्होंने जाहिर किया है, जिससे कि आर्थिक विकास की गति धीमी ना पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों संतुलित विकास। इन्होंने संतुलित विकास को ज्यादा महत्व दिया है, संतुलित विकास को ज्यादा महत्व दिया है। तो संतुलित विकास का मतलब ये हुआ कि एकदम मतलब कि डायरेक्ट नहीं चढ़ना चाहिए। इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप अगर ऊपर बढ़ती है तो ज्यादा बेहतर होगा। डायरेक्टली मूव करेंगे ना तो कहीं नुकसान होगा, इकोनॉमी इतने डेवलप नहीं हो पाएगी। जैसे एडम स्मिथ देश के संतुलित विकास के समर्थक हैं। वे औद्योगिकरण के प्रबल समर्थक थे। किसके? औद्योगिकरण के। अब जरा यह समझते चलिए, वो चाहते हैं कि किसी भी देश में औद्योगिकरण हो, वो समर्थक है, औद्योगिकरण होना चाहिए, अधिक से अधिक उद्योग लगना चाहिए देश में। लेकिन फिर भी उनका कहना यह है कि प्रारंभ में वही शुरुआत में एकदम से आप किसी औद्योगिकरण नहीं कर सकते देश में। तो शुरुआत में आपको अगर आप चाहते हैं कि आगे चल कर के आप देश में औद्योगिकरण को स्थापित करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में आप कृषि और जो कुटीर उद्योग धंधे हैं उनको डेवलप कीजिए अपने देश में। अगर कृषि और कुटीर उद्योग अगर किसी भी देश में बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि जब औद्योगिकरण होगा उस देश में तो उन उद्योगों को कच्चा माल मुहैया करवाने में, कच्चा माल उपलब्ध करवाने में ये कृषि और कुटीर उद्योग जो इनकी सहायता करेंगे, है ना। और दूसरा तरीका एक ये भी था इनका कहने का, दूसरा कारण एक ये भी था कि जितने व्यक्ति कृषि में कार्य करते हैं अगर उतने ही व्यक्ति हम उद्योगों में लगा देना तो भी वो उतना उत्पादन नहीं कर पाएंगे जितना कि वो कृषि में करते हैं। ठीक है, इस कारण से उन्होंने कहा है कि किसी भी देश के लिए जो है कृषि और कुटीर उद्योग धंधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और यही था इनका संतुलित विकास की एकदम से ऐसा नहीं कि एकदम से बस आप तो उद्योगीकरण कर दीजिए बाकी किसी को मत देगी। स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले कृषि को डेवलप कीजिए, जब कृषि डेवलप होगी तो कुटीर उद्योग धंधे डेवलप होंगे, छोटे छोटे उद्योग धंधे डेवलप होंगे। और जब ये सब मजबूत होने लग जाएंगे तब जाकर के आप औद्योगिकरण कीजिए अपने देश में। ठीक है, तो कृषि के बाद वे उद्योग व्यापार के विस्तार को आवश्यक मानते हैं। विकास के लिए वे यातायात और संचार के साधनों का विकास, भाई जब देखिए औद्योगिकरण बढ़ेगा तो यातायात भी आएगा, संचार के साधन भी आएंगे, है ना। तो ऐसा ही विकास होना चाहिए जिससे कि अन्य क्षेत्र भी उसके सहायक हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है इसी के अंतर्गत नेक्स्ट है सिद्धांत, माफ करना, गुण। एडम स्मिथ के सिद्धांत के गुण क्या है? अर्थात देखिए अभी तक हमने विशेषताओं की बात की, अब ये विशेषता या तत्व की बात की है कि किस चीज का ये समर्थन करते थे और किस चीज का ये विरोध करते थे, इस पर हमने बात कर ली है। अब हम सिर्फ देखेंगे गुण या महत्व पर। ठीक है, पॉइंटों की शब्दावलियों को भलीभांति रूप से समझना सीख जाइए दोस्तों, है ना। गुण या महत्व पर दोस्तों इसमें काफी एक लेक्चर में काफी टाइम हो चुका है, अगर आप कहें तो हम इसको सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कर लें इसको, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। लेक्चर 1 घंटे से ऊपर निकल जाएगा अगर अपन इसी एक में ही कवर करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपन इसको कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में 1 मिनट और चेक कर लेते हैं हम, टाइमिंग क्या हो रहा है इसका, टाइमिंग देख लेते हैं। या दोस्तों आधे घंटे समथिंग हो चुका है। चलिए तो हम इसको अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट में कवर करेंगे सेकंड भाग में इसका। बने रहे कंटिन्यूअसली, इसका सेकंड भाग एंड टू एंड आने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आप चेक करके डिस्क्रिप्शन से इसका सेकंड भाग की लिंक आप ले लें और अपना इसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट भाग में, सेकेंड भाग में। थैंक यू।